नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये हम क्यों करते हैं। बेसिकली इसको करने का हमें एक तरीके की विंडो है जो कि हमें जिसके थ्रू हम झांक कर देख सकते हैं एक्चुअली कंपनी क्या है क्या नहीं। बाहर से हो सकता है कोई मकान आपको बढ़िया रंगा पुता हुआ आलीशान दिख रहा है, लेकिन अंदर उसकी हालत खस्ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन, मकान तो कोई ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उसकी फाउंडेशन वीक हो चुकी है, फाउंडेशन उसका सही नहीं है। एक एक दो दो फीट का फाउंडेशन डाला है और मकान बहुत बढ़िया आलीशान मकान बना रखा है। तो क्या आप या हम वो मकान लेना पसंद करेंगे? नहीं। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो उस अच्छे दिखने वाले मकान का, या जिसके अंदर बढ़िया से एसी और सब अच्छा खासा बढ़िया सामान डाल रखा है, क्या फायदा। आज नहीं तो कल वो ध्वस्त होने वाला ही है क्योंकि फाउंडेशन वीक है। तो इसी प्रकार अगर किसी कंपनी का फाउंडेशन वीक है तो कंपनी आज नहीं तो कल अपना असल रंग दिखाने ही वाली है। तो कंपनी के इसी फाउंडेशन को देखने का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कंपनी की बेसिक वैल्यूज, कंपनी का डेट कितना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कितने निकल कर आ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो निकल कर आ रहे हैं वो किस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी आइटम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इस कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों को जिस जरिए से हम देखते हैं उस जरिए को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि कंपनी की हमें फंडामेंटल पिक्चर देता है। ओके, अब फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के मेन रीजंस हैं कि देखो, आप अपने घर के लिए भी आलू गोभी सब्जी लेने चाहते हैं तो सब्जी को अच्छे से परख लेते हैं, देख लेते हैं कि वही ताजी है, सही रेट पे मिल रही है। इन सब चीज़ों को आप चेकआउट करके तभी आप सब्जी भी लेते हैं। अगर आपको टमाटर सड़े सड़े लग रहे हैं या आपको कोई टिंडे सड़े सड़े लग रहे हैं, आपको पालक के ऊपर कोई कीड़े रेंगते हुए दिख रहे हैं, तो आप वहाँ से सब्जी ना तो लेंगे और ना अपने किसी को सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना। आप कोई कपड़ा खरीदने चाहते हैं, पैंट शर्ट लेने चाहते हैं, तो उसके अंदर ही 10 तरह के कलर देखते हैं, प्राइस पूछते हैं, फैब्रिक कौन सा है, ये सब चीज़ें पूछते हैं, कितनी कंफर्टेबल है कंफर्टेबल नहीं है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। फिर पहनकर भी देखना चाहते हैं कि भाई मेरे ऊपर एक ऐसा कपड़ा खिल रहा है या नहीं खिल रहा। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। मान लो एक बार शर्ट आपकी बेकार आ गई या सब्जी एक बार गलत लिया है, तो ठीक है कोई नहीं, रख दो। ठीक है ना। जहाँ स्टॉक के अंदर आप लाख 1.5 लाख 2 लाख एक स्टॉक के अंदर डालते हैं तो वहां आप अपनी मनी की कोई सिक्योरिटी नहीं लेना चाहेंगे, ऑफकोर्स लेना चाहेंगे। तो यही सिक्योरिटी फंडामेंटल एनालिसिस आपको देता है। अब बात है फंडामेंटल एनालिसिस करें कैसे, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो सारे के सारे आपको बीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हमें चाहिए, बीएससी पर मिलती हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें चाहिए, बीएससी की वेबसाइट पर मिलती हैं। कंपनी की गाइडेंस, कॉन कॉल्स, कोई लॉस हो गया तो क्यों हुआ, उसके लिए आगे क्या प्लानिंग है, क्या कंपनी कर रही है क्या नहीं कर रही, ये सब चीज़ें आपको कॉन कॉल में मिल जाती हैं। आप उनको एक बार पढ़ें। और इन सब के बीच में आती हैं हमें इन्फ्लुएंस करने वाली न्यूजेस, अलग अलग तरह की अलग अलग सोर्सेस से न्यूजेस आती हैं हमारे पास कि कंपनी ये कर लेगी, कंपनी ने वो डेट चुका दिया, कंपनी ने फलाना डेट चुका दिया, कंपनी ने इस कंपनी को एक्विजिशन कर लिया, कंपनी ने ये कर लिया, कंपनी ने वो कर लिया।
दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी, कि ये न्यूज है कंपनी का स्टॉक यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा, ये न्यूज है कंपनी का स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन न्यूजेस का, इतनी सारी न्यूज जो हमें मिलती हैं, इनका हम क्या करें, इनकी वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो इनके लिए बीएससी है ना। अब कोई भी न्यूज देखते हैं, या तो उसी दिन या अगले दिन कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांग लिया जाता है, और कंपनी खुद भी अपना क्लैरिफिकेशन अपलोड कर देती है। पहले आप इतनी चीजों से काम चलाएं। सबसे पहले कोई न्यूज आई, ठीक है, रुक जाए, उसकी कोई दिक्कत, 2 रुपये ऊपर या 2 रुपये नीचे शेयर हो जाएगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। अब रुक जाएं, या उसी दिन बीएससी का डाटा चेक करें, आपको उस न्यूज की रिपोर्ट मिल जाएगी। मान लो आपने न्यूज देखा कि किसी कंपनी के प्रमोटर ने 1 करोड़ शेयर बाय किए, अपने शेयर बाय किए, तो इसका नतीजा क्या होगा? शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा आपको न्यूज मिल गया। मैं नहीं कह रहा शेयर ऊपर या नीचे आएगा, कुछ नहीं कह रहा मैं, ऐसा आपको न्यूज मिला। तो अगर कल प्रमोटर ने शेयर बाय किए हैं तो बीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल तो होगा। अगर वो बीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं है, इट मीन्स फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रमोटर 1 शेयर भी खरीदेगा तो वो आपको बीएससी की वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख शेयर में 10 लाख 20 लाख जितने भी हैं, उसकी रिपोर्टिंग चल रही है कि वो इतने शेयर बाय कर लिए, इतने शेयर सेल कर दिए। तो आप बीएससी को हर चीज के लिए सबसे पहले पकड़ें, बीएससी आपको बताएगा। बीएससी यहां पर है ही इसलिए कि बीएससी आपको बताए। ओके, डॉक्यूमेंट का हो गया, लेकिन जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस से सब यहां नहीं टिका हुआ, इसके बहुत ऊपर है। अच्छा, इससे पहले बात लेते हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप से कर सकते हैं, या इसके लिए में आरए या कोई एडवाइजरी चाहिए? क्योंकि चीजें वही 4 हैं, सब एक्सपीरियंस से आता है। आखिर आज आप करना शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस दिन हम लोग एक अलग अलग क्लास बना देंगे, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन सी आइटम कहां से आती है और उस आइटम की क्या रिलीवेंस है। दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें कंपनी की स्थिति बताती है एज ऑन द डेट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, और आपकी बैलेंस शीट हमें बताती है एज ऑन, किसी एक तारीख के ऊपर कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितना लोन है, कितने पेबल्स है, कितने रिसीवेबल्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितना प्रॉफिट है। ये सब चीजें आपको, प्रॉफिट भी उसमें आता है एज रिटेन्ड अर्निंग करके, ठीक है ना, क्योंकि अब कंपनी का कोई मालिक तो होता नहीं, जितना प्रॉफिट है वो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग करके एडजस्ट होकर आपको बैलेंस शीट में दिख जाता है। वो कैसे देने वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको मैं अपने पर्सनल लेवल पर कंपनी की रीढ़ की हड्डी मानता हूं। पीएल अकाउंट के अंदर हो सकता है थोड़ा वो, क्योंकि देखो हर कंपनी अपने हिसाब से, और वो अलाउड है, ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज, हर कंपनी अपने हिसाब से इसको पीएल अकाउंट को थोड़ा बहुत मैनेज करती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि एंड यूजर को हर एक चीज नहीं पता। एज इट इज अगर बताया जाए कि डॉक्टर भी एकदम से आके बोल दे कि भाई हार्ट अटैक आया है, तो पेशेंट तो पहले ही मर जाएगा। जिसका इलाज हो सकता है, जो सब कुछ सही हो सकता है, जिंदगी अपनी जी सकता है, तो डॉक्टर भी बाहर आके तुरंत नहीं बताते भाई ये इसको हार्ट अटैक है, इसको ये क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई है। वो भी आराम से समझ के आगे मैसेज पास करते हैं कि ऐसे ऐसे केस है, ये सब चीजें होंगी, बट ये क्योर हो सकता है, सही हो सकता है। तो इसी प्रकार से कंपनीज भी अपने अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन करके आपको बताते हैं। हर स्टेटमेंट के नीचे नोट्स होते हैं, आपको नोट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उन नोट्स के अंदर एक्चुअल कंडीशन होती है, एक्चुअल पिक्चर नोट्स में होती है, ठीक है ना, ये चीजें, और ये आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए
तो हर एक डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाएंगे। अब इसके आगे भी ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट पूरा करना है तो वो कहाँ तक जाता है, प्रमोटर्स के ऊपर। प्रमोटर कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के अंदर कितनी डिजायर बची है आगे प्रोग्रेस करने की। आप मैनेजमेंट को फोर्स तो नहीं कर सकते कि तेरे को प्रोग्रेस करनी है, तेरे को अपना कंपनी को डबल करना ही करना है या ट्रिपल करना ही करना है। मैं यहाँ कंपनी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की नहीं। स्टॉक के बारे में आई डोंट नो एनीथिंग, रियली आई डोंट नो। लेकिन कंपनी के बारे में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है ना कि आप जाके प्रमोटर के सर पे बंदूक रख दो, बोले नहीं जी आज को कंपनी डबल करनी है, पर नहीं जितनी करनी थी मैंने कर दी, मेरे को संतुष्टि है। मेरी कंपनी 1 करोड़ रुपया कमा रही है, मेरे को बहुत संतुष्टि है। मैं 2 करोड़ करना ही नहीं चाहता, मैं आराम से बैठूंगा, अपना गाड़ियों में घूमूंगा। मैंने जहाँ कंपनी को लाना था ला दिया। तो प्रमोटर के अंदर कितनी डिजायर है। अगर कंपनी का इस टाइम प्रमोटर नहीं है, स्टॉक होल्डर ऐसा नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट तो है। और नॉर्मली जो प्रमोटर होते हैं वही मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ कहीं कहीं कोई ना इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि प्रमोटर हो ही ना कंपनी के पूरे का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे आपका लार्सन टर्बो। स्टिल फिर भी हम मैनेजमेंट को पकड़ते हैं। मैनेजमेंट कितना फायर में है, मैनेजमेंट कितना चाहता है, मैनेजमेंट ने पहले क्या किया है, मैनेजमेंट के आगे के लिए क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट है वो क्या कह रहे हैं और हमारा मैनेजमेंट क्या कह रहा है, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रांड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी के ब्रांड्स क्या हैं, कंपनी की ब्रांड्स के अंदर पकड़ क्या है। और कंपनी ब्रांड्स तो हैं, और कंपनी जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को कितना डायनेमिकली चेंज कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि निरमा था, निरमा वॉशिंग पाउडर, इतिहास है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट था, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट था कि उस प्रोडक्ट का कोई कंपेरेंस नहीं था, उसके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। और आई थिंक कि हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर वॉशिंग पाउडर लेकर आने वाला पहला निरमा ही था जिसने बताया था। उससे पहले साबुन चलते थे, उससे पहले साबुन चलते थे, साबुन की टिक्किया से कपड़े धोए जाते थे। तो सबसे पहले उसने वॉशिंग पाउडर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन फिर भी आज कहाँ है निरमा। इसका आपको मैं काउंटर एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन कहाँ है निरमा। निरमा क्यों फेल हो गया, फेल तो खैर नहीं कहेंगे, वो अपनी जिंदगी जी के साइड हो गया। क्योंकि ऐसे लीजेंड प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होते, और प्रमोटर्स की कहानी आने वाले युगों तक नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है। प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन वो प्रोडक्ट चेंज होती हुई कंडीशन के साथ, डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज नहीं कर सका। पहले लोग सीधे थे, प्रमोटर सीधे थे, उन्होंने कहा है तो वॉशिंग पाउडर ही, और दूसरी कंपनियां वही वॉशिंग पाउडर उठाकर इसके अंदर झाग वाला, खुशबू वाला, इसके अंदर हमने नींबू डाले हैं, इसके अंदर हमने संतरे डाले हैं, इसके अंदर सेब डाले हैं, पता नहीं क्या क्या गिमिक्स लगा लगा कर हमारा पाउडर वॉशिंग मशीन के लिए अच्छा है, वो वाला वॉशिंग पाउडर हाथों के लिए अच्छा है, हाथों के लिए नाजुक है, आपके हाथों की कोमलता बरकरार रखेगा। और धीरे धीरे करके निरमा पाउडर का, निरमा वॉशिंग पाउडर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट से निकलता चला गया। इस कारण नहीं कि मार्केट में निरमा पाउडर गलत था या खराब था, बल्कि इसलिए जो गिमिक्स आ रहे थे वो गिमिक्स के साथ निरमा वॉशिंग पाउडर खुद को एसोसिएट नहीं कर सका, वो सस्ता टिकाऊ बन के रह गया। आज अगर आप शूल भी लेने जाते हैं तो कितने लोग हैं जो मुंह से बोलकर बाटा का शूल मांगते हैं। ये प्रोडक्ट के जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। प्रोडक्ट भी गलत नहीं है और कंज्यूमर्स भी गलत नहीं है। इसके अगेंस्ट आप टाटा नमक का एग्जाम्पल लो। आज से 10-20 साल पहले टाटा नमक के कंपैरिजन में एक दूसरा नमक आया था, कैप्टन कुक करके। ये हमारा फ्लो वाला नमक है, ये हमारा दानेदार नमक है, ये पटक करके बर्तन के अंदर चला जाता है। और टाटा नमक उस टाइम, बुरा मत मानना भाई, टाटा नमक एक्चुअली गड्ढेदार डेलेदार होता था, जिसको चम्मच से तोड़कर यूज करना पड़ता था पहले। कई बार नमी वाला भी होता था।
तो उसमें दिक्कत नहीं थी भाई, कितना यूज करना, फटाफट यूज कर लो। छोटी थैली आती थी 12 नहीं 75 पैसे की, कोई 50 पैसे की, वो यूज करते थे। तो उस टाइम पहली बार कैप्टन कुक नमक करके कोई मार्केट में आया। आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है। आप देखेंगे आपको इसका कहीं ना कहीं आज भी ऑनलाइन मिल जाएंगे एविडेंस। सेम वही कहानी जो निरमा के साथ हुई थी, लेकिन टाटा वाले समझदार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन टाटा वाले कर गए। उन्होंने डायनामिक्स चेंज होते हुए देखे, उन्होंने देखा कि हमारा कस्टमर हमारे हाथ से निकल रहा है। वो तुरंत एक स्लोगन लेकर आ गए कि ये हमारा जो नमक है, टाटा नमक देश का नमक है, ये थोड़ा ज़्यादा नमकीन है। हालांकि टेस्ट में नमक तो नमक है, लेकिन उन्होंने उसी नमक को देशभक्ति की भावना से जोड़ दिया। अक्सर देशभक्ति की भावना पर कोई प्रोडक्ट तो टिकता नहीं, ना कोई ब्रांड टिकता है। साथ के साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट का रूप रंग सब चेंज किया। और जो थैली पहले 75 पैसे की आती थी, उसको 1 रुपये 25 पैसे कर दिया, 1.5 रुपया कर दिया। लेकिन जो कैप्टन कुक सेल कर रहा था, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट कम समय में निकाल कर दिखाया। और आज टाटा नमक सारे जानते हैं। कैप्टन कुक कभी कोई नमक आया भी था, किसी को नहीं पता। तो ब्रांड वैल्यू, कंपनी अपने ब्रांड को लेकर कितना सेंसिटिव है, अपने ब्रांड्स को बनाए रखने के लिए क्या कर रही है, कंपटीशन में आज की डेट में क्या कर रही है। ठीक है ना। और देखो, निरमा भी वॉशिंग पाउडर था और टाटा भी नमक था, ठीक है ना। लेकिन एक जगह प्रोडक्ट अपने डायनामिक्स के साथ चेंज नहीं हो सका, तो प्रोडक्ट वहीं खत्म होकर रह गया। और दूसरा, डायनामिक्स जो चेंज हो रहे थे उन डायनामिक्स को समझ गया, और उस डायनामिक्स के साथ साथ ही अपने प्रोडक्ट को भी डायनामिकली चेंज कर दिया। वो जंग जीत गया। तो ये चीज भी आपके फंडामेंटल में आती है कि मार्केट के डायनामिक्स आज की डेट में किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। लगे आते ये भी बात कर लेते हैं कि अभी जैसे टेलीकॉम कंपनियां हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब मार्केट यहां पर भी टेलीकॉम कंपनियां भी डायनेमिकली चेंज होने वाली हैं। बहुत जल्दी एक प्लेयर आएगा जो कि पूरे के पूरे इसके टेलीकॉम की कंपनियों के प्लेग्राउंड को ही चेंज कर देगा। प्ले को नहीं, प्लेग्राउंड को ही चेंज कर देगा। तो गेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आज की डेट में सबको बेहतरीन चीज चाहिए। बेहतरीन चीज ना भी हो तो एक शो चाहिए कि हाँ भी ये चीज बेहतरीन है। तो ये चीजें टेलीकॉम में भी कोई आप फंडामेंटल करें तो आप देखेंगे कि 15 साल के अंदर कंपनी का रंग रूप चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे 15 साल पहले हमारे पास क्या होता था, MTNL का डब्बा। अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता भी कॉल करनी है, पहले आप ट्रंक कॉल बुक करवाते थे, आधे घंटे का नंबर आता था, फिर आप बात करते थे, वो भी फटाफट करके डबल आवाज में चिल्लाकर, हेलो जी, हाँ जी मैं पहुंच गया, ऐसे करके। ठीक है ना। लेकिन वो 15 साल के अंदर डायनामिक्स कैसे चेंज हो गए। 15 साल पहले जो कंपनी लीडर थी वो कंपनी कैसे खत्म हो गई। MTNL को देख लो, BSNL कहाँ ऑपरेट कर रही है। ठीक है, जिंदा होंगी लेकिन कहाँ रिलायंस जियो और कहाँ भारतीय एयरटेल, दोनों कंपनियों की बात कर रहे हैं। कहाँ भारतीय एयरटेल की कंपनी और कहाँ जियो रिलायंस की कंपनी, और कहाँ BSNL और कहाँ MTNL। आप इन तीनों को कंपेरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये चीज देखी जाती है कि मार्केट कैसे चेंज हो रही है और क्या कंपनी का प्रोडक्ट उसी हिसाब से चेंज होने के लिए तैयार है। आज आप उसका क्या बोलते हैं, आईफोन यूज करते हैं। आईफोन इतने लंबे समय तक टिका कैसे? भाई फोन तो वही फोन है ना। और नोकिया खत्म कैसे हो गया? मार्केट डायनामिक्स नहीं समझी। और आपका ये एप्पल वाला है, मार्केट डायनामिक्स समझ रहा है। हर साल एक नया वर्जन लॉन्च कर देता है और खुद ही बोल देता है ये जो नया वर्जन है पुराने वर्जन से ज्यादा बेटर है। एक साल के अंदर तूने क्या कर दिया? नहीं, लेकिन वो मार्केट को समझ पा रहा है, मार्केट को अपनी बात समझा पा रहा है।
तो अभी तक एप्पल लीडर है। जिस दिन एक बदलती मार्केटिंग के साथ, बदलती डायनेमिक्स के साथ आपका एप्पल समझाना में असफल रह जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो पिछला था वर्जन 16 से वर्जन 17 ज़्यादा बेटर है, कैसे बेटर है, मार्केट समझना बंद कर देगी, उसी दिन से एप्पल का भी डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। क्योंकि एप्पल के साथ बहुत सी स्टेम कंपनियां थी, ब्लैकबेरी पता नहीं कौन कौन सी करके, जो खत्म हो गई। ये हम देखते हैं कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के बाद आने वाले टाइम के लिए क्या प्लान्स हैं। देखो ये सारी चीज़ें डायनामिक हो गई, क्योंकि स्टैटिक तो वहीं खत्म हो गया। स्टैटिक तो आपका पीएलएन अकाउंट, बैलेंस शीट और पीएलएन के नोट, और ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके साथ साथ ही आपका स्टैटिक खत्म हो गया। अब आपको सारे का सारा डायनामिक्स समझता है। डायनामिक्स आज के युवा से ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझता। हम लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है आज का युवा। नहीं तो जोमेटो वगैरह जो आज के स्टार्टअप बन रहे हैं, स्विगी वगैरह इतनी जल्दी नहीं बन सकते थे, और जो नहीं समझ पा रहे वो फिर पिछड़ जाएंगे। ठीक है ना। उसकी क्या इंडस्ट्री है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। किस इंडस्ट्री में उसका के साथ कंपटीशन है। कंपटीशन मैंने आपको पहले ही निरमा का एग्जांपल देकर, आपको दूसरे वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल देकर, और आपको टाटा नंबर का एग्जांपल देकर समझा दिया। कंपनी कितनी सस्टेनेबल है, कंपनी अगले 10 साल तक रहेगी भी कि नहीं रहेगी, कंपनी के प्रमोटर्स की, कंपनी के मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्या है, कंपनी कितने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और कंपनी के उन प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट वेलकम होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट चलते ही नहीं है। कंपनी उनको समझाने में नाकामयाब रहती है, इसलिए बहुत सी कंपनियां बिक भी जाती हैं, बहुत सी कंपनियां खरीद भी लेती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये टॉपिक बहुत लंबा रहेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में 3 डॉक्यूमेंट स्टडी कर लें तो हमें खड़े रहने के लिए एक जमीन मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो कंपनी है ये कहीं जा नहीं रही, तो हम उसके 1 साल 2 साल तक खड़े हो सकते हैं। नहीं तो हेडेक इतनी रहती है भाई, आज कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी। अब जेमसाल को ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप ले लो, देख लो उसका एग्जाम्पल। कंपनी खुद कुछ कह रही है और कंपनी खुद कुछ कर रही है। ये आपको 3 स्टैटिक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले था वो बता देंगे कंपनी की बातों में और कंपनी की रियल पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? ठीक वैसे जैसे आप एक बहुत बड़ा मकान देखते हैं, बढ़िया अच्छा आलीशान बना हुआ है, लेकिन साइडों से नीचे धंस रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन की दिक्कत है। वैसे आपको कहीं ना कहीं बता देते हैं ये 3 स्टैटिक डॉक्यूमेंट कि अभी कंपनी का डेट बढ़ रहा है। हाँ, अगर प्रमोटर की इंटेंशन ही बुरी है, जो कि 99.99% केसेस में नहीं होती, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। नेटको फार्मा को आप देख लें, सडनली न्यूज है नेटको फार्मा नीचे आ गया। ये लिमिटेशंस भी हैं आज की फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि वो आपको नहीं बताता और नहीं बता सकता। किसी को क्या पता। आज मेरे सब कुछ फंडामेंटल अच्छे हैं। हालांकि हाँ, एक चीज अच्छी है कि फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई इस प्रकार से बर्डन नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, कंपनी का कैश फ्लो सही जनरेट हो रहा है, तो कोई ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, मैं ही किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ, मेरी कंपनी बढ़िया अर्न कर रही है, कोई ऐसा डेट नहीं है, सब सही चल रहा है, तो मैं अचानक से मार्केट के अंदर आकर 1 करोड़ 2 करोड़ शेयर क्यों सेल कर दूंगा? है ना। लेकिन अगर प्रमोटर समझ कर बैठे कि भाई मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे अपना पैसा निकालना है। बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर ₹2.5 का, ₹3 का, ₹10 का, ₹12 का, और कंपनी डिविडेंड दे रही है ₹50, ₹60, ₹70, ₹100, ₹125, है ना। तो यहां पर तो साफ नहीं दिख रहा है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मतलब क्या है,
कंपनी की पूरी कैपिटल, मार्केट कैपिटल इतनी नहीं है जितनी की कंपनी डिविडेंड दे रही है। टोटल मिलाकर प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं? अब ये कंपनियां कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखाएंगी, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो ग्रोथ क्यों नहीं है? ये सब चीजें आपको, खैर ये चीज तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि भाई कंपनी इतना डिविडेंड क्यों बांट रही है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर के इंटेंशन के ऊपर सवाल आता है। जो इस प्रकार के इंटेंशन वाले प्रमोटर्स हैं, जो बैठे ही हैं इसलिए कि भाई हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, BGC जैसे, ब्रैडकॉम कंप्यूटर्स कंपनी का नाम, शेयर का मुझे नहीं पता शेयर लिस्टेड भी है या नहीं लिस्टेड, मुझे इस बारे में कोई डिटेल नहीं है, मैं शेयर नहीं समझता ना शेयर देखता हूँ। तो कंपनी ब्रैडकॉम जैसी कंपनी बैठी है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं की है एक्सचेंजेस के अंदर, एक्सचेंज ने उठाकर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। तो जो इस प्रकार के प्रमोटर्स हैं उनके बारे में कोई एनालिसिस कुछ नहीं बताता, चाहे वो फंडामेंटल चाहे वो टेक्निकल हो। इसलिए यहां पर आता है प्रमोटर को जाननी, जो मैंने पहले बोला प्रमोटर कैसे है, मैनेजमेंट कैसा है। ये अलग हो गया, ये डायनामिकल हो गया कि आप बंदे से बात करते हो, बंदे के भावों को समझते हो, बंदे के स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते हो, तो आपको पता चलता है। लेकिन ये भी आते फंडामेंटल के अंदर ही हैं, ये कोई अलग विज्ञान नहीं है। तो हम लोगों के लिए तो सम अप वीडियो को यहां समेटते हैं। 3 डॉक्यूमेंट समझना, सबसे पहले और जरूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन प्रॉफिट स्टेटमेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आपका बैलेंस शीट। इन 3 चीजों को समझने के बाद, कंपनी की कॉन कॉल को समझने के बाद, कंपनी के डेली के डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आप काफी हद तक समझ सकते हैं कंपनी किधर जाने वाली है। अगर आपको इनमें से किसी डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और बाकी का जो टेक्निकल एनालिसिस है प्रोडक्ट वाइज, ब्रांड वाइज कैसे करना है, कंपनी के प्रमोटर्स को कैसे समझना है, और भी बहुत सी बातें, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को कौन चला रहा है, ये बात उसमें आ गई। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कहाँ से डिग्री ली है, उनका पिछला एक्सपीरियंस क्या है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको अपने आप आएंगी जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैन टू मैन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल निरमा के प्रमोटर्स डायनामिक्स के साथ नहीं फिट बैठ सके, टाटा के प्रमोटर्स डायनामिक्स के साथ खुद को अलाइन कर गए। अब ये आदमी को पढ़ने वाली बात है, यहाँ प्रोडक्ट कुछ नहीं करेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या करेगा। निरमा तो आज भी वैसे ही, अगर आप कहीं से ढूंढ सकें और एक थैली ले सकें, अब देखिए निरमा तो आज भी वैसा ही है। और जितने गिमिक्स चलाते हैं कि हमने इसके अंदर नींबू डाले हैं, संतरे डाले हैं, सेब डाले हैं, वो अपनी बात को वेरीफाई करके बता दें, नहीं कर सकते। इंडिया में सब कुछ चलता है, और इसी सब कुछ के अंदर से हमें अच्छी चीज को ढूंढना है, और यही आपका फंडामेंटल एनालिसिस है। चलिए अब इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए।